जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। हमने संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित लगभग 18 वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप उसको जरूर देखें, उसका लाभ उठाएं। अन्य विषयों से संबंधित भी जैसे CRPC हुआ, उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित भी हमने समग्र वीडियो YouTube पर अपलोड किया है। कृपया आप उसको देखें और उसका लाभ उठाएं। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें तथा अन्य लोगों को भी शेयर करें। विषय पर आते हैं हम। आज हम चर्चा करेंगे धारा 53 कैपिटल A का, यानी कि 53A, जो कि भागिक पालन की बात करता है। ये भागिक पालन होता क्या है? भागिक पालन का शाब्दिक अर्थ ये है कि आपको जो करना चाहिए उस कार्यों में से कुछ का पालन आपने किया है, तो ये भागिक पालन हुआ। अब होता क्या है, ये सिद्धांत क्यों आया, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। वास्तव में ये जो धारा 53A है वो 1929 के पहले नहीं था। इसको 1929 को संशोधन करके इसमें लाया गया। उसके पहले इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे डिस्प्यूट आ रहे थे जिसका निराकरण करना संभव नहीं लग रहा था। इस वजह से इस धारा को लाया गया। और इस धारा को लाने के पीछे जो केस है वो है मेडिसन बनाम अल्डरसन का वाद। इंग्लैंड का बहुत ही फेमस वाद है। चूँकि इंग्लैंड विधि में जो स्टैट्यूट ऑफ फ्रॉड एक्ट है उसका धारा 4 ये कहता है कि कोई भी यदि संविदा है वो लिखित में नहीं है, रजिस्टर्ड में नहीं है, तो उसका पालन नहीं कराया जा सकता है। और उसका वहाँ पे कड़ाई से पालन होता था। अब समस्या ये उठा आंग्ल विधि में कि क्या किसी व्यक्ति के द्वारा यदि संविदा को मौखिक किया गया है और उसके बदले में उसने जो है अपना कोई पार्ट जो उसको करना चाहिए उसका परफॉर्मेंस कर लिया है, तो क्या उसको ऐसे ही अधिकार विहीन छोड़ दिया जाएगा? तो यही बात मेडिसन बनाम अल्डरसन में आया कि नहीं, उसको एक सामयिक उपचार के रूप में अधिकार मिले हुए हैं और उसका पालन किया जाएगा। अब जो स्टैट्यूट ऑफ फ्रॉड की धारा 4 है, इसका इंग्लैंड में बहुत कड़ाई से पालन होता था। और इसी के पालन के तहत जो मेडिसन बनाम अल्डरसन का मामला है उसमें निचली अदालतों द्वारा उसके राइट को रिफ्यूज किया गया, लेकिन सामयिक न्यायालय द्वारा उसके राइट को अंतर्स्थापित किया गया। और इस चीज़ की स्थिति अब भारत में भी जो संपत्ति अंतरण अधिनियम पारित हुआ उसको देखते हुए ये हुआ कि अब कैसे इसमें किया जाए। अब यहाँ दो कंडीशन आता है। एक कंडीशन आता है जो 1929 के पहले क्या स्थिति थी, दूसरा कंडीशन आता है कि 1929 के बाद की क्या स्थिति थी। तो हम लोग दोनों कंडीशनों को देख लेते हैं। तो जब 1929 के पूर्व की स्थिति को देखा जाएगा तो उसमें मोहम्मद मूसा बनाम अघोर कुमार गांगुली का एक मामला था। उस मामले में भी कुछ इसी प्रकार से था। एक संविदा हुई थी, उसका पार्ट परफॉर्मेंस हुआ था। अब समस्या ये था कि क्या उसका परफॉर्मेंस पूरा कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है। तो 1929 के पहले वही मेडिसन बनाम अल्डरसन का मामला जो आया उसको लागू किया गया। अब पुनः जो है आरिफ बनाम यदुनाथ का जो मामला था उस सिद्धांत में भी वो 1913 का मामला था और उसमें भी एक प्रकार से मोहम्मद मूसा बनाम अघोर कुमार गांगुली का जो वाद था उसको लागू किया गया। अब इसको सामयिक जो अधिकार प्रदान किए जा रहे थे इस पे बार बार
प्रश्न चिन्ह उठ रहा था, क्योंकि ये एक इंग्लैंड में केस था वाल्स बनाम लैंसडेल का, और उस केस की स्थिति ये थी कि ये कहा गया कि द इंग्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, मतलब कि ये इंडिया में नहीं लागू होगा। और इसको इसलिए नहीं लागू किया गया क्योंकि मियाँ पीर बख्श बनाम सरदार मोहम्मद ताहर का जो मामला था वो 1934 में आया, और 1934 में आने के वजह से चूंकि 1929 में अमेंडमेंट हो चुका था, और ये जो केस आया आरिफ बनाम यदुनाथ का मामला, उसमें लागू हो रहे थे जो नियम 1929 के पहले थे, साम्या का जो नियम था वो लागू हो रहे थे। किंतु जब 1929 में संशोधन हो गया तो मियाँ पीर बख्श बनाम सरदार मोहम्मद ताहर के मामले में उन निर्णयों को लागू नहीं किया गया। अब दोनों निर्णयों को अब देखा जाए तो एक प्रकार से ये कहा गया कि इस तरह दोनों निर्णयों आरिफ बनाम यदुनाथ और मियाँ पीर बख्श बनाम सरदार मोहम्मद ताहर में यह निर्धारित किया गया कि भागिक पालन के सिद्धांत का प्रयोग भारतवर्ष में संविधिक कानून के अभिव्यक्त प्रावधानों को रजिस्ट्रीकृत से संबंधित है, और संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 दोनों में समाविष्ट है कि अवहेलना के लिए नहीं किया जा सकता। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जहां हमारे संपत्ति अंतरण अधिनियम में जो बातें कही गई हैं कि जिस किसी संविदा का या कोई करार का लिखित होना सुनिश्चित है और उस लिखित का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है, जैसे आप विक्रय को देखेंगे 100 रुपये से अधिक के मूल्य की जितनी भी संपत्तियां हैं उसका रजिस्ट्रीकरण जरूरी है। वैसे ही आपका गिफ्ट में आप देखेंगे, गिफ्ट में भी यदि कोई स्थावर संपत्ति का दान किया जा रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बंधक वाले में भी देखा जाएगा कि यदि भोग बंधक के अलावा अन्य बंधक है तो उसका रजिस्ट्रीकरण जरूरी है। इसी तरीके से ये अधिनियम कहता है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में जो जो बातों को कहा गया है कि इनका रजिस्ट्रीकरण होना जरूरी है, यदि उस दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया जाता है तो फिर अधिकार विहीन हो जाएगा वादी, उसके बाद लाने पर उसका इम्प्लीकेशन नहीं हो सकता है। यही बात आरिफ बनाम यदुनाथ में और मियाँ पीर बख्श बनाम सरदार मोहम्मद ताहर के मामले में कहा गया। और लेटेस्ट केस जो 1940 में आया वो आया प्रबोध कुमार दास बनाम दंतमारा टी कंपनी लिमिटेड। इस केस में भी कुछ इसी प्रकार का रहा कि जिस व्यक्ति के पास कब्जा था उसके पास ओनरशिप नहीं था, इसलिए नहीं था कि उसके पास कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं थी, और जिसके पास कब्जा नहीं था उसके पास रजिस्टर्ड डीड थी, यानी कि वो ओनर था। अब प्रश्न यही उठा कि किसको यहाँ रिलीफ मिलेगा, तो धारा 53 क के तहत ये माना गया प्रबोध कुमार दास बनाम दंतमारा टी कंपनी लिमिटेड में प्रिवी काउंसिल के द्वारा कि जहां कहीं भी इस बात का उल्लेख है कि किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए या उसका होना अनिवार्य है, तो उस कंडीशन में जिस व्यक्ति द्वारा उसका रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य है नहीं कराया गया है तो उसके अधिकारों का परिवर्तन भी नहीं कराया जा सकता है। उसे यदि कब्जा प्राप्त कर लिया है उसने, तो सिर्फ उसे कब्जा ही धारण करने का राइट है, वो प्रोटेस्ट कर सकता है, यानी कि बचाव कर सकता है। इस सिद्धांत का प्रयोग ढाल के रूप में कर सकता है, तलवार के रूप में नहीं कर सकता है। तो ये तो रही केसों के बारे में। अब धारा 53 क कहता क्या है इसको देख लेते हैं। तो धारा 53 क भी इसी प्रकार की बात कह रहा है जो इन केसों में वर्णन किया गया था। अब 53 क ये कह रहा है कि जहां की कोई व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति को प्रतिफलार्थ अंतरित करने के लिए अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित लेखपत्र ऐसी संविदा करता है, यहाँ पहली बात निकल के आई कि कोई अंतरण हो रहा है वो स्थावर संपत्ति का होना चाहिए और उसका अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित लेखबद्ध द्वारा ऐसी संविदा की जानी चाहिए जिससे उस अंतरण को गठित करने के लिए आवश्यक निबंधन युक्त निश्चय के साथ अब निश्चित किए जा सकते हैं।
मतलब कि उसमें जो कुछ भी टर्म्स लिखे जाएंगे उसी के अनुरूप उसका प्रवर्तन कराया जाएगा। और अंतरीति ने संविदा के भागिक पालन में उस संपत्ति या उसके किसी भाग का कब्जा ले लिया है, या अंतरीति जिसका कब्जा पहले से ही है संविदा के भागिक पालन में अपना कब्जा चालू रखता है और संविदा को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य कर चुका है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जो अंतरीति है उस संविदा के ही अनुरूप उसने या तो कब्जा पहले से ले लिया है या कब्जा तत्काल में लिया है, यानी कि जब संविदा लागू की गई उस समय उसने कब्जा लिया है या कब्जा संविदा के पहले ही ले लिया है, और उसने कुछ कार्य भी कर दिए हैं। कार्य करने का मतलब ये हुआ कि अंतरीति ने उसके एवज में जो प्रतिफल हो सकता है प्रतिफल का भी अंतरण कर दिया है। अब रह क्या गया है, और अंतरीति संविदा के अपने भाग का पालन कर चुका है या पालन करने के लिए रजामंद है, यानी कि जो कुछ भी उसको करना चाहिए था अंतरीति को या तो कर चुका है या करने के लिए तैयार है। जैसे जो विक्रय में हुआ कि ए ने बी से कोई संविदा किया किसी संपत्ति को विक्रय करने के लिए और बी उसके एवज में 1 लाख रुपया प्रतिफल के रूप में देने का करार करता है, तो बी द्वारा कब्जा भी संपत्ति का प्राप्त कर लिया जाता है और या तो वो प्रतिफल दे दिया है या देने के लिए तैयार है, और उसके बाद वो जो बाकी की फॉर्मेलिटी है रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए भी तैयार है, लेकिन अभी नहीं कराया गया है। इस धारा में इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। जो मेन मुद्दा है वो रजिस्ट्रीकरण का है, रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है। वहां इस बात के होते हुए भी कि संविदा यद्यपि उसका रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है, रजिस्ट्रीकरण नहीं की गई है, या जहां की अंतरण की कोई लिखत है वहां वह अंतरण किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा उसके लिए विहित रीति से पूरा नहीं किया गया है। यानी कि इसमें जो बातें कही गई हैं कि उस संविदा के लिए या तो रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य था, रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया गया है, या उसको जिस रीति से पूरा करने की बात कही गई है उस संविदा के अकॉर्डिंग उस रीति से पूरा नहीं किया गया है। अंतरक या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति अंतरीति या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उस संपत्ति के विषय में जिस पर अंतरीति ने कब्जा ले लिया है या चालू रखा है कोई भी ऐसा अधिकार जो उस संविदा के निबंधनों द्वारा व्यक्त रूप से उल्लंघित अधिकार से भिन्न है परिवर्तित कराने से विवर्जित होगा। यानी कि वो किसी प्रकार का जो उसके अधिकार हैं उस संविदा के निबंधन से भिन्न रूप में वो परिवर्तित नहीं करा सकता है। नहीं कराने का कारण क्या है? 2 कारण है। एक तो उस संविदा का रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, या दूसरा कि उस लिखत का जो रीति होनी चाहिए तो उस रीति से नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो अंतरीति होता है उस अंतरीति का कोई अधिकार नहीं रह जाता है सिवाय कब्जे का। अब एक बात और प्रोवाइजो इसको बताता है कि परंतु इस धारा की कोई भी बात ऐसे सब प्रतिफल अंतरीति के अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसे उस संविदा या उसके भागिक पालन की सूचना न हो। अब कोई तीसरा व्यक्ति सी इस बीच में आ जाता है और उसको ए द्वारा उसी संपत्ति को सब प्रतिफल अंतरित कर दिया जाता है और वह अंतरीति सद्भावना पूर्वक उस संपत्ति को धारण करता है, लेकिन उसको बी की स्थिति की पता नहीं है, यानी कि उसकी सूचना नहीं है कि किसी प्रकार का बी द्वारा भी इसमें भागिक पालन किया गया है। तो बी का क्या राइट होगा ए बी सी तीनों के बीच में? तो बी को राइट ये होगा कि उस संपत्ति का सिर्फ बचाव करने के लिए धारण कर सकता है। धारण इसलिए करेगा कि जो भी वो कुछ अपने उस संविदा के अकॉर्डिंग चाहे वो प्रतिफल कह लीजिए या कंसिडरेशन कह लीजिए या जो कुछ भी है जो अपना परफॉर्मेंस कर चुका है उस स्थिति में फिर से उसको लौटाया जाएगा, जो संविदा अधिनियम की धारा 64 और 65 कहता है। इसीलिए उसको सिर्फ धारण करने का अधिकार है, यानी कि वो तब तक धारण किए रहेगा जब तक कि उसके दिए गए प्रतिफल को वापस न ले लिया जाए। और जो पश्चातवर्ती सब्सिक्वेंट अंतरीति है उसको यदि इस बात की सूचना नहीं है, जो इसमें हमने उदाहरण के रूप में सी लिया है, तो सी को वो पूरा अधिकार होगा कि उसको अपना अधिकार प्रवर्तन करा सके। बस शर्त यही है उसको इस बात की सूचना नहीं होनी चाहिए कि इसमें बी भी इन्वॉल्व है और बी द्वारा कोई पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया गया है।
तो इस धारा को हम लोगों ने देखा, ये भी देखा कि जो मेडिसन बनाम मालवर्सन का मामला आया था वो किस कारण से आया था। वो आंग्ल विधि में जो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रॉड्स का धारा 4 है उसके कंप्लायंस के में जो अड़चने आ रही थी उसके वजह से आया था। बाद में उसको अपने यहाँ मियाँ पीर बख्श बनाम सरदार मोहम्मद ताहर और मोहम्मद मूसा बनाम अघोर कुमार गांगली या आरिफ बनाम यदुनाथ के मामले में लागू किया गया। लेकिन पश्चात में जो मेन बात थी वो दंत मराठी प्रमोद कुमार दास बनाम दंत मराठी कंपनी जो थी उसमें यह नियम लागू नहीं किया गया। इसलिए लागू नहीं किया गया क्योंकि 1929 में स्पष्ट रूप से संशोधन करके इस अधिनियम में पार्ट परफॉर्मेंस का जो धारा है उसको अंतर्स्थापित किया गया और यह बात इसमें स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया कि जहां रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है और रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया गया है या जहां उस लिखत में कोई ऐसी अपेक्षाएं हैं जिसको पूरा उस रीति से नहीं किया गया, उस मैनर से नहीं किया गया जिस अपेक्षा को नियम प्रस्तुत करता है, इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तो फिर जो अंतरीति है जिसके द्वारा अपना भागिक पालन कर लिया गया है या करने के लिए तैयार है उसका क्या राइट होगा। तो वो सिर्फ उस संपत्ति को कब्जा बनाए रखने का प्रयोग कर सकता है। जब कोई इस बात की टाइटल का या इन्फोर्समेंट की बात आती है तो वो उसका बचाव के रूप में उसका प्रयोग कर सकता है कि हमने इसको जो भी है पार्ट परफॉर्मेंस कर लिया है, अब या तो इसको इन्फोर्स कराया जाए या विड्रा किया जाता है तो हमारे उन सब चीज़ों को वापस किया जाए जो मैंने दिया था। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये धारा जरूर समझ में आई होगी। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ सिर्फ रिवीजन के पर्पज से बनाता हूँ। छोटे छोटे वीडियो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब मैं जो कुछ भी बातें कह रहा हूँ उसको आप जब डायरेक्ट और कमेंट्री से पढ़ते हैं मिलान करके तो सब कुछ आपको समझ में आने लगता है। तो मेरा विश्वास है कि आप लोग को मेरी बातें जरूर समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।